मैंने अभी जो है ये फैसला ठीक से देखा नहीं है कि ये किस संदर्भ में बंद करने के आदेश हुए हैं, पर इतना तो स्पष्ट है कि जो होटल्स टूरिज्म के एसपीटीडीसी के बने हैं, ये ऐसे समय भी बनाए गए जब यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना था। तो उस समय गवर्नमेंट को पहल करनी थी। जगह जगह पे ये जितने नाम लिखे गए हैं, मैं देख रहा हूँ इनमें तो सारे प्राइम लोकेशंस पर हैं। तो अगर इसको बंद करके हम क्या संदेशा देना चाहते हैं, ये तो मैं अब फैसला पढ़ने के बाद ही कह सकता हूँ। पर ये प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनमें मैं समझता हूँ ज़्यादातर तो जो है, बल्कि घाटे में भी नहीं होने चाहिए जो नाम इसमें है। अगर कोई घाटे में है या ठीक से नहीं चल रहा है, उसको ठीक से चलाना चाहिए। और जो है उस इलाके में बहुत सारे लोगों को इसमें जो है नौकरियां भी मिली है। अब इनको बंद करने से इतने सारे लोगों के जो रोज़गार है उस पर भी तो जो है प्रभाव पड़ेगा। कहाँ डालेंगे तो क्या कारण मानते सर आप, क्योंकि आप सरकार में, आपका एक उद्देश्य था कि टूरिज्म को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैंने ये फैसला किस संदर्भ में दिया गया है तो उसको स्टडी करने के बाद ही इसका जवाब दे पाऊँगा। सर इससे पहले भी एक परसों फैसला आया था जो हिमाचल प्रदेश का जो हमारा हिमाचल भवन है दिल्ली में, उसको अटैच करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, तो फैसला देख क्या कुछ। अब ये मामला कोई हमारे गवर्नमेंट के समय का नहीं है। 2009 में कोई अप फ्रंट मनी किसी कंपनी ने हाइड्रो पावर के लिए दिया था और उसके बाद ये जो है कोई विवाद खड़ा हो गया उसमें। अब उस बीच में शुरुआती तो बीजेपी की सरकार रही, बीच में जो है जयराम जी भी 5 साल तक सरकार में रहे। अब ये बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप 5 साल क्या करते रहे? अगर 5 साल में आपने कोई फैसले लिए होते तो ये मतलब स्थिति नहीं आनी थी। इसके लिए अगर कुछ भी है तो जिम्मेवारी तो जयराम जी की सरकार का भी है इसमें। जयराम जी तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे वकीलों की फौज खड़ी कर दी है, उनके लिए पैसा है, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही है उनके लिए पैसा नहीं है। सरकार ने अपने आप को जो फेलियर कर दिया। आप वकीलों की फौज है, उनका काम अपना अपना है, उसको कर रहे हैं वो जो करना चाहिए। पर जयराम जी ये क्यों भूल गए, फौज तो आपके समय भी थे। 5 साल आप सोए क्यों रहे? यही केस आपके समय था 5 साल। अगर आप हिमाचल के हितैषी है और हिमाचल को अगर आप चाहते हैं कि विकास हो, तो ये गलतियां आपने भी की हुई है, उसी की सज़ा हमें मिल रही है। हमें तो अभी दूसरा साल ही हुआ है और ये केस तो आपके समय से भी चला आ रहा है। तो इसलिए आप जो है ये सिर्फ दोष देकर छूट नहीं सकते हैं, ये बल्कि दोष आपके ऊपर है कि आपने 5 साल में जो है इस इशू को एड्रेस नहीं किया। सही मायने में आप उसमें नहीं गए। सरकार क्या करना चाह रही है सर? तो इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसकी कोशिश की जाएगी। सर बीजेपी के विधायक रणदीप शर्मा ने आज कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो माफिया राज है, सीएम का सीधा संरक्षण उनको है। ईडी ने 2 आदमी को गिरफ्तार किया, ये इस बात का सबूत है। ईडी ने तो बीजेपी वालों को जो है, जो भी ईडी से बचना वो बीजेपी में जाओ, उसके बाद वो जो है स्वच्छ होके आ जाएंगे। पर ये जो है मैं समझता हूँ कि कोई जिस किस्म का मामला ईडी ने बनाया है उस हिसाब से तो अभी जितने वहाँ पर बीजेपी के क्रशर वाले सभी उसी दायरे में आते हैं। वो कैसे बचेंगे बताइए? अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो उनकी शिकायतें तो उन लोगों की भी है, पर उनके ऊपर ईडी नहीं लगना क्योंकि वो बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। तो इसमें बताइए कहाँ पर कोई क्या कहते हैं, किस किस्म का कोई जो ईडी के घेरे में आने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, किस किस्म की लॉन्ड्रिंग है बताइए? तो अब आगे जब केस चलेगा तभी पता लगेगा, क्योंकि ईडी का कानून जो है बहुत ही जो है एक ड्रैकोनियन कानून है। सिर्फ केस दर्ज होने पे बिना मतलब सारा प्रूफ उसी को करना पड़ता है जिसके खिलाफ केस होता है। तो ये तो एक राजनीतिक द्वेष से लिया गया मामला है। सर लास्ट वाल इसके अलावा जो हर्ष महाजन जी बार बार कह रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, कुछ लोग हमारे संपर्क में आए। पहले जयराम जी बोल बोल के थक गए, अब उनका जो है चार्ज हर्ष महाजन जी ने लिया हुआ है। हर्ष महाजन जी ने जितना नुकसान पार्टी को पहुंचाना था वो पहुंचा चुके, जितने लोगों को ले जा सकते थे ले जा चुके। अब जयराम जी थक गए कि सरकार जा रही है बोल बोल के। जयराम जी ने तो इतना भी कहा कि अब
भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकती, जैसे कि भगवान के साथ उनका डायरेक्ट संपर्क है। अब जो है वो रोल अब जो है हर्ष महाजन ने लिया हुआ है, तो ठीक है, वो लंका ढाने के लिए विभीषण का काम कर गए, पर लंका जो है वहाँ तो जला दिया था रावण के, विभीषण के। वहाँ हमारे नहीं जलने वाला, हमारा जो सरकार है घिरने वाली नहीं है। ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनके। जो सर सीपीएस मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में लगने वाला है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? किस आधार पे ये लोग ये बात कर रहे हैं? इसमें हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अलग है, पर जो हमारा तर्क है कि जो 2004 का आसाम का कानून है, जिसके का सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी हुआ, और उसी फैसले को भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसले में मतलब उसको एक किस्म से कोर्ट किया है। उसमें यह था कि जो आसाम का सीपीएस का केस बना था, जो कानून बना था, उसमें सीपीएस को मंत्री का दर्जा दिया गया था। हमारे कानून में कहीं भी मंत्री का दर्जा नहीं है। हमारे ये जो सीपीएस का मामले को लेके गए हमारे जो माननीय विधायक है सतपाल सत्ती, ये खुद इसी कानून के तहत 2008 से 12 तक सीपीएस का लाभ उठा चुके, पूरा जो है फायदा उठाकर इस कानून को सही मानकर, बीजेपी की सरकार भी सही मानकर सीपीएस बनाए, और जब हमारी बारी आई तब कहते हैं ये कानून गलत है। तो इससे साफ पता लगता है कि बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क तो यहीं पे नज़र आ रहा है। अब सीपीएस का कानून जो है, इसमें हमारा तर्क है कि ये कोई जो है, हमने कोई मंत्री नहीं बनाया इनको, ये अलग किस्म का कानून है, जिसमें हम हमारे हिसाब से जो है हमारा जो लेजिस्लेचर है इस कानून को बना सकता था। और इसमें दूसरी बात ये है कि ये जो लोग कोर्ट में गए हैं, ये कोई साफ हाथ से थोड़ी गए हैं। इनको तो इसका पूरा लाभ मिला है ना। तो आज ये कहना है कि ये कानून गलत था, तो ये बात तो जस्ती नहीं है। ऑफिस प्रॉफिट की बात की जा रही है, रिकवरी की बात की जा रही है, ऐसा होता है तो क्या उन पे भी वो कानून लागू होगा? पहली बात तो है, जो भी कोई कानून होता है, जो मेरी समझ से है और जो मैंने इस कानून को, जो इस फैसले को देखा है, ये जो है कानून के को निरस्त करने से आगे लागू होगा, ना कि पीछे जाएगा। कानून जो है ज़्यादातर जब निरस्त होता है उस डेट को निरस्त हो जाएगा, उसके आगे हो जाएगा। अगर मान लो जो बीजेपी का तर्क है ये जो है पीछे से लागू होता है, तो सत्ती जी कहाँ बचेंगे? और भी जो इनके सीपीएस बने वो लोग कहाँ बचेंगे? उनके ऊपर भी लगेगा वही डंडा।